नमस्कार, स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे आज दिन भर की अहम खबरें, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और रणनीति क्या होनी चाहिए आज बाजार में, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इसका भी अपडेट लेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं एशियाई बाजारों की चाल से। और इस वक्त हम देख रहे हैं काफी मिला जुला रुझान एशियाई मार्केट में देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजार तो हरे निशान में है, कॉस्पी में भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है, लेकिन एक्सजीएक्स निफ्टी देखिए यहाँ पर कमजोरी है। करीब 22 अंक नीचे इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है 17,370 के पास। और निकाई के बाजारों में भी हल्की वीकनेस है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है शांघाई के बाजार, लेकिन दूसरी तरफ हरे निशान में यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी मिलीजुली देखने को मिल रही है इस वक्त। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कल हमने देखा कि वीकनेस थी। दुनिया भर के बाजार का कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। डाउ जोन्स में 232 अंकों की गिरावट, नैस्डैक और S&P 500 भी लाल निशान में ही कल बंद हुए। और हमने देखा कि इस साल में लगातार दूसरे महीने में हमने देखा कि अमेरिकी बाजार में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। कल फरवरी मंथ भी खत्म हुआ, लगातार हमने देखा कि नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहा है। फरवरी महीने की अगर बात करेंगे तो डाउ में करीब 4.9% की, S&P 500 में 2.61% की और नैस्डैक 1.1% की गिरावट के साथ बंद हुए। तो नेगेटिव रिटर्न था तीनों ही इंडाइसेस में। और हम देख रहे हैं कि लगातार ब्याज दरों में अब जो बढ़त का दौर है वो आगे भी जारी रह सकता है और उसी का डर कल अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। अब देखना होगा कि ये महीना जो शुरू हुआ है उसमें किस तरह की चाल रहती है। लेकिन नर्वसनेस हावी रही ग्लोबल मार्केट्स में। कल के सेशन में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा। US 10 ईयर्स यील्ड्स अगर देखेंगे तो नवंबर के बाद ऊपरी स्तर पर थे, उसका भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिला। और जिस तरह के आंकड़े भी आ रहे हैं एक एक करके, महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, वहाँ पर जॉबलेस क्लेम डेटा जो आ रहे हैं, उसको देखते हुए अब लग रहा है कि फेड बहुत जल्द ब्याज दरों में जो होल्ड का अपना स्टैंस है वो तो नहीं रखेगा। ये ब्याज दरों में बढ़त का दौर आगे भी जारी रह सकता है। यूरोप के बाजार में भी हमने कल वीकनेस ही देखी, लाल निशान में बंद हुए। और कमोडिटी मार्केट और कच्चे तेल पर नजर डालें तो यहाँ भी ब्याज दरों में जो बढ़त की चिंता थी वो हावी थी। US 10 ईयर यील्ड्स हमने आपको बताया 3.94% पर आ चुके हैं, जो कि नवंबर के बाद अपने ऊपरी स्तर पर थे। जून 2021 के बाद हमने देखा कि सोने में भी बड़ी मंथली गिरावट देखने को मिली फरवरी महीने में। हालांकि कल हल्की रिकवरी जरूर थी क्योंकि डॉलर में इंडेक्स में हल्की नरमी देखने को मिली, इस वजह से हल्की रिकवरी आई। लेकिन ओवरऑल पूरे महीने की बात करें तो सोने ने वीकनेस ही यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल में इस तरह की कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि यहाँ पर चीन में मांग में रिकवरी देखने को मिल रही है धीरे धीरे। इस वजह से हमने देखा कि कल कच्चा तेल 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ। तो यहाँ पर ब्याज दरों में जो बढ़त की चिंता थी वो कहीं ना कहीं ऑफसेट होते हुए दिखाई दी, जिस तरह से चीन में मांग इस वक्त डेवलप हो रही है। तो यह है ओवरऑल मार्केट। अगर आज भी देखेंगे तो कमजोरी के ही संकेत मिल रहे हैं। ब्याज दरों में बढ़त की जो चिंता है वो हावी है और उसी का असर हम एशियाई बाजारों पर भी देख रहे हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त लाल निशान में दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार FIs और DIs के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कैश मार्केट में FIs की बिकवाली देखने को मिली कल, और कल 4,560 करोड़ के आसपास की बिकवाली FIs कैश मार्केट में करके गए। DIs की बात करें तो वहां से खरीदारी का आंकड़ा है, सपोर्ट मिल रहा है DIs खरीदारी से, और 4,609 करोड़ की खरीदारी यहां पर DIs की तरफ से देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर 1357 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में FIs की तरफ से 4,445 करोड़ की यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो FIs की तरफ से बिकवाली लगातार जारी है और उसका असर हम भारतीय बाजारों पर भी देख रहे हैं। दायरे में ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा आज की चाल कैसे होती है, इस पर हम रणनीति भी समझेंगे। लेकिन बाजार में रणनीति समझने से पहले एक बार आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा बता देते हैं।
22 अक्टूबर दिसंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़े आ चुके हैं और ग्रोथ रेट 4.4% रही है। इसकी हम उम्मीद भी कर रहे थे, लेकिन कमजोर नंबर्स आए हैं। अनुमान 4.7% का था, जबकि पिछले साल तीसरी तिमाही में ये दर 5.4% रही थी। जीडीपी में आई कमी के पीछे मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन है और साथ ही साथ कमर तोड़ महंगाई और मांग में कमी को भी बताया जा रहा है। जीडीपी आंकड़ों के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से हमने बात की। वीए नागेश्वरन का क्या कहना है, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। Ministry of Statistics and Program Implementation has maintained the real GDP forecast for the current financial year at 7%. So if you look at the fact that the third quarter GDP estimate came in at 4.4% year on year, real GDP I mean, it is also because of the revisions made to the previous years when the base has gone up in constant prices terms. But overall, the growth rate that we need to achieve in the fourth quarter is roughly of the order of only about 4 to 4.1% to be able to hit a 7% real GDP growth. Inflation is softening. The pass-through from wholesale prices has run its course. Of course, we know that there have been some slight uptick in the inflation data for January, and RBI also has maintained its forecast that inflation will come down gradually. And we do have some uncertainties related to now the monsoon because of the El Nino activity, etc. So it is something that where we need to be ready with both supply side and monetary policy measures in the course of the next financial year. ठीक है, तो ये थे जीडीपी के आंकड़े, लेकिन इस बीच एक और आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। फरवरी महीने में पड़ रही मई जून जैसी गर्मी की मौसम विभाग की माने तो साल 1901 के बाद पहली बार फरवरी में इतना ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। मौसम में हुए बदलाव को लेकर आईएमडी ने भी कल शाम 5 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए आपको सुनवा देते हैं वहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेंट्री निकल कर आई है। The maximum temperature, if you see the top left panel and the bottom left is the anomaly of maximum temperature. Many parts of northwest India and central India observed anomalously high temperature in the range of 3 to 6 degrees Celsius. Some parts of east central India got temperature 5 to 6 degrees Celsius on an average for the entire month. La Nina conditions are prevailing in different parts of the country. Nino 3.4, which is minus 0.5, just at the margin of La Nina and neutral conditions. So they are still prevailing. But if you see on the right-hand side, heating has been going on. The regions are different regions. So from December to February have warmed. And the forecast suggests that, if you come to the forecast, during the early summer of 2023, neutral La Nina to neutral ENSO conditions are likely to emerge as the season progresses. बिल्कुल, तो कमजोर ग्लोबल संकेत, एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े, जीडीपी के आंकड़े अनुमान से कम और मौसम विभाग की तरफ से भी गर्मी की अर्ली वार्निंग जारी कर दी गई है। अब इन तमाम आंकड़ों के बीच, अपडेट्स के बीच भारतीय बाजार की चाल आज कैसी रह सकती है, इसका भी हम आपको आगे रणनीति बताएंगे। मार्केट में रणनीति भी एक बार समझ लेते हैं और हमारे साथ क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। सौरभ, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। इन तमाम ग्लोबल संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लें? गुड मॉर्निंग पूजा जी। ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों इंडाइसेस काफी वीक है। निफ्टी में इनफैक्ट पिछले 8 दिनों से कंटिन्यूस एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी हालांकि लोअर लेवल्स पे बाइंग डिमांड देखने मिला, पर जो एक ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है मार्केट का नेगेटिव है। तो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस से मेरा सेल ऑन राइज का रिव्यू रहेगा। निफ्टी 7400 का लेवल है जहाँ पे कल के सेशन में काफी अच्छी कॉल राइटिंग हुई, मुझे लग रहा है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बैंक निफ्टी में स्पॉट में मुझे लग रहा है 40,400 का लेवल है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में जो बजट डे का लो है 39,500, वहां तक एक बार गिरावट देखने मिलेगी। निफ्टी ऑलरेडी अपने बजट डे के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोनों इंडाइसेस से मेरा आउटलुक नेगेटिव है। मुझे लग रहा है इस छोटे से उछाल में जो कल बैंक निफ्टी में उसमें बाइंग करने की सलाह नहीं होगी। ओवरऑल जो सेल ऑन प्राइस का व्यू मेंटेन करूंगा दोनों इंडेक्सेस पे। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाना है तो आई थिंक वहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन है, तो लॉन्ग प्लस शॉर्ट मेंटेन करना चाहूंगा। बट इंडेक्स से मेरा व्यू नेगेटिव है। आई थिंक वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर डाउन साइड में देखने मिलेगा और हर उछाल में मैं ये मार्केट में सेलिंग की सलाह ही दूंगा।
बिल्कुल। तो हर उछाल में बिकवाली करने की राय, क्योंकि फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। सौरभ, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? इस पूजा जी, ओवरऑल जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो लॉन्ग प्लस शॉर्ट मेंटेन करना चाहूंगा। बजाज फाइनेंस में सेलिंग की सलाह होगी। बजाज फाइनेंस के स्टॉक की बात करें तो कल के सेशन में स्टॉक ने अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, और कल के सेशन में एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया जो एक नेगेटिव पैटर्न है। और जिस तरीके से स्टॉक ने अपने जो मेजर सपोर्ट जोन है 6200 जो एक अच्छा सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक किया है, मुझे लग रहा है स्टॉक में ऑन द डाउन साइड अच्छी गिरावट देखी जा सकती है। तो करंटली बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करने की सलाह होगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 6150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और ऑन डाउन साइड 6000 तक की गिरावट बजाज फाइनेंस में नियर टर्म में देखी जा सकती है। और ऑन द अदर हैंड लॉन्ग साइड में बर्जर पेंट्स को लेना चाहूंगा। कल के सेशन में बर्जर पेंट्स में एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल बनी है। कल की कैंडल ने ऑलमोस्ट पूरे 2 हफ्तों की जो वीकनेस थी उसको नेगेट किया है। स्टॉक में कल लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बाइंग डिमांड देखने मिला। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेंड चेंज हो रहा है और एक ऑन द अपसाइड अच्छा मोमेंटम नियर टर्म बन सकता है। तो बर्जर पेंट्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक 570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 600 तक के लेवल्स बर्जर पेंट्स में नियर टर्म में देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये 2 कॉल सौरभ की तरफ से। सौरभ, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी मार्केट पर रणनीति और आपको 2 ट्रेडिंग कॉल्स भी सुझाई गई, लेकिन अब रुक करते हैं खबरों का। और आज खबर के दम पर कहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है, ये जानने के लिए चलते हैं शरद के पास। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज खबरों के लिए आज से एक्शन कहाँ है? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है सॉफ्ट बैंक में यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लगभग 3.4% स्टेक जो है डिलीवरी की स्टेक जो है सॉफ्ट बैंक बेच सकते हैं। इसका लगभग 826 करोड़ का टोटल वैल्यू रहेगा। प्राइसिंग देखें तो लगभग डिस्काउंट पे रह सकता है 3 से 5% के बेसिस पे, और सॉफ्ट बैंक सबसे बड़ा शेयर होल्डर है पब्लिक बेसिस पे, ऑलमोस्ट 18.42% स्टेक होल्ड करता है। और लास्ट ही वीक देखा जाए तो टाइगर ग्लोबल ने भी जो है ऑलमोस्ट 1.7% स्टेक की बिकवाली डिलीवरी में की। अब यहाँ पे बिकवाली इसलिए हो रही है क्योंकि PE/VCs को जो है एक टाइप से एक रैली मिल रही है न्यू एज टेक स्टॉक्स में। इन्होंने पहले जो इन्वेस्ट किया था अब एक थोड़ी सी एग्जिट देखने मिल रही है। बाइकॉन भी फोकस में रहेगा। इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज की जो एशिया फंड है लगभग 81 लाख शेयर्स को एक्वायर किया। HDFC अब जो है रेट्स इंक्रीज स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट को जो है 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है। पावर ग्रिड जो है सबसे बड़ा बिडर आया है ट्रांसमिशन सिस्टम गुजरात का। सीमैक में 530 करोड़ का 5 साल का ऑर्डर मिला ONGC से, और ये 5 साल के लिए, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप छोटा है लगभग 1600 करोड़ का, तो ये इंपॉर्टेंट है। अदानी एंटरप्राइजेस को भी लेटर ऑफ इंटेंट मिली है बॉक्साइट ब्लॉक को लेके। मैक्स वेंचर्स को NCLT अप्रूवल्स आई है कमर्शियल प्लॉट के लिए, और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आया है ग्रेड ए प्रॉपर्टी का, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ डेवलपमेंट है। BL ने भी जो है फ्रेश सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर लिया है थेल्स के जो डिफेंस सिस्टम है उसको लेके। जाइडस लाइफ साइंस को US अप्रूवल्स आ गई हैं ब्लड प्रेशर टैबलेट्स और 2 ड्रग्स को लेके। और फेडरल बैंक आखिर में बात करूंगा, एनालिस्ट मीट आई है, 3 इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज आई हैं आपके मैनेजमेंट से। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स होता है वो अब ऑलमोस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकता है हर साल तक, 1.5% तक का आंकड़ा है। लोन ग्रोथ जो है हाई टीन्स में रहने वाला है, मतलब 15 से लेकर 19% तक FY25 तक, और ये जो है हाई यील्डिंग लोन्स में 2 गुना का बढ़त देखने का एक्सपेक्टेशंस है। बैंक इक्विटी भी रेज करेगी इस साल। बिल्कुल। तो ये सारे खबर हैं जिनके चलते आज एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकरेज हाउस के रेडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम M&M के साथ। CLSA की तरफ से नोट आ रही है और उनका कहना है काफ़ी मजबूत मोमेंटम नज़र आ रहा है फार्म और ऑटो कारोबार में। उनका जो पैसेंजर व्हीकल का कारोबार है यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है, और कंसोलिडेटेड ROE 17% तक सुधर सकते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर यानी FY24 में। और इसी के चलते CLSA ने M&M को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 1619 प्रति शेयर का। फेडरल बैंक अगला स्टॉक है जो हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अब कंपनी फोकस कर रही है हायर मार्जिन लोन्स पर, मगर एग्जीक्यूशन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर फोकस करना होगा। हमने देखा है कि उनके जो रिटर्न ऑन एसेट्स है 20 बेसिस पॉइंट से सुधरे हैं पिछले 3 साल में, और ये सुधार उन्हें नज़र आया है बेटर लोन मिक्स के चलते। तो ओवरऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने फेडरल बैंक पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 175 प्रति शेयर का। अब फोकस करेंगे हम इन्फोसिस पर।
सिटी का मानना है कि मार्जिन्स के लिए टेलविंड्स नज़र आ रहे हैं आगे चलते हुए। FY24 में कंपनी को मेगा डील रैंप अप का लोअर इम्पैक्ट होगा और इसी के चलते उनको फ़ायदा होगा। इन्फोसिस की वैल्यूएशन की बात करें तो वो DCS के मुकाबले करीब 12% डिस्काउंट पर ज़रूर है और इसके चलते सिटी ने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य दिया है 1665 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे कमिंस इंडिया पर। कोटक का मानना है कि CPC B4 के तरफ ट्रांजिशन के बावजूद कमिंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी रॉयल्टी मेंटेन कर पाएंगे। इनफैक्ट उन्हें अपने बढ़ते इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो की तरफ से फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को अगर हम देखें कि इसी के चलते कोटक ने खरीदारी की राय दी है कमिंस इंडिया पर। लक्ष्य को बढ़ाया है 1810 कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स और इसके चलते आज काफ़ी सारे स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ घरेलू रिपोर्ट्स भी आई हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। आज वहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया मौजूद हैं। अजय, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करिए। वीकनेस पूरे महीने हमने देखा, फरवरी का महीना पूरा वीक था सोने चांदी की अगर बात करें तो। अब आने वाले समय में किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है और आज के लिए क्या ट्रेड सुझाएंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखा जाए तो फरवरी महीना पूरा ही वीकनेस का था। हमने देखा था 2-3 तारीख को जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था, जिसके बाद एक जबरदस्त तेजी हमने डॉलर में आते हुए देखी। नतीजन सोने में लगभग अगर हम हाई से देखें तो $170 की गिरावट आते हुए दिखाई दी। बट कहीं ना कहीं मार्च स्टार्ट हो गया है और मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दी है। कल के सेशन में हमने देखा प्राइजेस साइकोलॉजिकली 55,000 का लेवल होल्ड करता हुआ दिखाई दिया डोमेस्टिक मार्केट में। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। डेटा पॉइंट काफी है ये हफ्ते में। उसी चीज को देखते हुए आज भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे 55,500 के करीब लेके चलना चाहिए। एज ऑफ नाउ 56 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बट 55,500 से 56 का रेंज रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी हमने काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी। लगभग हमने 8,000 पॉइंट की गिरावट चांदी डोमेस्टिक मार्केट पे आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं मार्केट $20 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेके उठने की कोशिश कर रहा है। 64,200 के करीब लेके चलना चाहिए। 65,200 तक का टारगेट देखते हैं। बिल्कुल, तो ये है राय सोने चांदी में खरीदारी करके चल सकते हैं आप इन स्तरों पर। इसके अलावा अजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कच्चे तेल में किस तरह की चाल आप देख रहे हैं? ये कच्चे तेल में हमने देखा कि ब्रॉडर रेंज मार्केट में बना हुआ है 6,000 से 6500 के बीच में। जिस ढंग से रशिया ने 1 तारीख से प्रोडक्शन कट के लिए बताया है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। कल के सेशन में लोअर लेवल से हमने बाइंग वापस लौटते हुए देखी है। आज के लिए भी 6380 पे लेके चलना चाहिए। बाउंस कंटिन्यू रहेगा जो 6550 तक का लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल, तो कच्चे तेल में भी खरीदारी करने की राय 6480 के लेवल्स के लिए। अजय, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये सभी रणनीति सुझाने के लिए। तो ये था कमोडिटी मार्केट का एक्शन और इक्विटी मार्केट में रणनीति भी हमने आपको बताई। XGX निफ्टी निचले स्तरों से हल्की रिकवरी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है।